नमस्कार। ज्ञानदूत 2.0 के इन विशेष ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर बबीता जैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। आज के वीडियो में हम विभिन्न प्रकार के शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। दुनिया में सरकार के प्रकारों के आधार पर जो लोकप्रिय सरकारें हैं वे संसदात्मक शासन, अध्यक्षात्मक शासन और एक तीसरा प्रकार है तानाशाही या सर्वाधिकारवादी शासन व्यवस्थाएं। सैद्धांतिक दृष्टिकोण से शासन व्यवस्थाओं को दो भागों में बांटा जाता है, अध्यक्षात्मक शासन और संसदात्मक शासन। बीए के विभिन्न कक्षाओं में अलग-अलग विश्वविद्यालयों में विश्व की प्रमुख शासन व्यवस्थाएं या विश्व के प्रमुख संविधान या सेलेक्टेड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के नाम पर जो प्रश्न पत्र चलते हैं, जिनमें विद्यार्थी ब्रिटेन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जापान, चीन, पाकिस्तान, भारत इत्यादि शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बेहद उपयोगी है। उन विद्यार्थियों के लिए यह जानना सबसे पहले आवश्यक है कि वास्तव में संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ क्या होता है, उसका भेद क्या होता है। इस वीडियो में हम इनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे ताकि हम यह भली प्रकार समझ पाएं कि संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाएं क्या हैं। यह जो हम मानचित्र देख रहे हैं, इस मानचित्र में संसदात्मक शासन, दुनिया में जितने भी शासन व्यवस्थाएं हैं उनका रंगों के हिसाब से यहाँ पे चित्रण किया गया है। ये जो ऑरेंज कलर, ये जो हमें ऑरेंज कलर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, इस ऑरेंज कलर के जितने भी देश हैं, ये साउथ एशिया है, दक्षिण एशिया के ये जो क्षेत्र हैं, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, इसी तरह से अफ्रीका के जो देश हैं, सोमालिया, इथियोपिया, ये हम एक बड़ा भाग देख रहे हैं यूरोप का। यूरोप के ये जो छोटे छोटे बहुत सारे देश दिखाई दे रहे हैं, इन सभी देशों में संसदात्मक शासन है। ये जो रेड कलर हम देख रहे हैं, लाल रंग, ये कनाडा है और ये ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पर हम कंबोडिया और लाओस को यहाँ देख रहे हैं, ये जापान है। ये सभी संसदात्मक शासन प्रणाली वाले देश हैं। इस तरह से दुनिया के बड़े हिस्से में, खासकर यूरोपीय महाद्वीप में संसदात्मक शासन प्रणाली बेहद लोकप्रिय है। दूसरी तरफ अध्यक्षात्मक शासन का जो यहाँ पर जिस रंग से दर्शाया गया है वो ब्लू कलर है। नीले रंग में यह संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का ये जो पूरा भाग है, ये इसके लगभग सभी देशों में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। अफ्रीका का ये जो मध्यवर्ती भाग है, इस मध्यवर्ती भाग में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं वाले देश हैं। यह जो पश्चिम एशिया का क्षेत्र हम देख रहे हैं, इस क्षेत्र में भी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। यहाँ पर यह जो सुदूर पूर्व है, जिसे कि पूर्वी एशिया कहते हैं, पूर्वी एशिया में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ये सभी जो देश हैं, ये भी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वाले देश हैं। पीले रंग का जो हमें अलग अलग भूप्रदेश दिखाई दे रहे हैं, ये सभी अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं वाले देश हैं। और भूरे रंग में जो हम चित्रण देख पा रहे हैं, जिसमें कि चीन है मुख्यतः, और यहाँ चीन के पास में वियतनाम है, ये कंबोडिया है, इधर ये हम कोरिया देख रहे हैं, यहाँ पर हम क्यूबा को देख पा रहे हैं। ये सभी देश सर्वाधिकारवादी या तानाशाही या एक दलीय शासन व्यवस्थाओं वाले देश हैं। इस तरह से विश्व के मानचित्र पर हम नजर डालते हैं तो हम ये देखते हैं कि 3 प्रकार की शासन प्रणालियां मुख्यतः दुनिया में भर में पाई जाती हैं, अध्यक्षात्मक, संसदात्मक तथा तानाशाही शासन व्यवस्थाएं। इन व्यवस्थाओं, तानाशाही और इन सब व्यवस्थाओं को अब आज हम तुलनात्मक रूप से समझने का प्रयास करेंगे। अध्यक्षात्मक शासन, सबसे पहले हम जानने का प्रयास करें संसदात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है। संसदात्मक शासन यदि हम समझना चाहें तो हम मानचित्र, रेखाचित्र के आधार पर हम समझने का प्रयास करेंगे।
सरकार के जो विभिन्न प्रकार हैं वे व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, इन दोनों के आपसी संबंधों के आधार पर ही सरकार के विभिन्न प्रकार तय किए जाते हैं। व्यवस्थापिका पूरे देश के प्रतिनिधियों की कानून बनाने वाली एक संस्था होती है और जो कार्यपालिका होती है वह व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को क्रियान्वित करने का कार्य करती है। इन दोनों के आपसी संबंधों के आधार पर ही यह तय किया जाएगा कि किसी देश में संसदात्मक शासन है या अध्यक्षात्मक शासन है या तानाशाही शासन व्यवस्था है। यहाँ पर ये जो हम बड़ा सर्कल देख रहे हैं ये व्यवस्थापिका या संसद को दर्शाता है। आज इस रेखा चित्र के माध्यम से हम संसदात्मक शासन को समझने का प्रयास करेंगे। ये जो रेखा चित्र हमें दिखाई दे रहा है ये है व्यवस्थापिका। इस व्यवस्थापिका में पूरे देश से विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिनिधि चुन करके आते हैं और ये सभी प्रतिनिधि मिलकर के जिस संस्था का निर्माण करते हैं उस संस्था को संसद अथवा व्यवस्थापिका कहते हैं। यह व्यवस्थापिका एक सदनात्मक हो सकती है या द्विसदनात्मक हो सकती है। जब द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था होती है तो उसमें जो लोकप्रिय जो निम्न सदन होता है, निम्न सदन को जनता का सदन कहा जाता है और उच्च सदन या तो किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है या राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। हम सदनों के आधार को अभी छोड़ देते हैं। हम समझने के लिए हम पूरी ही व्यवस्थापिका को यहाँ पर एक बड़े गोले में चित्रित करते हैं। यानी कि इस पूरी व्यवस्थापिका का जो निर्वाचन है वो एक नियमित अंतराल के बाद इनका निर्वाचन होता है और सामान्यतः वर्तमान में आजकल जो व्यवस्था चल रही है वो किन्हीं देशों में 5 वर्ष के अंतराल के पश्चात या कहीं पर 4 वर्ष के अंतराल के पश्चात व्यवस्थापिकाओं का या संसद के प्रतिनिधियों का चयन किया जाता है। इन प्रतिनिधियों के चयन के पश्चात जो सदस्य चुन करके आते हैं वे जो सदस्य हैं वे विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवार होते हैं। अर्थात व्यवस्थापिकाओं में, आधुनिक व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों को खड़ा करते हैं और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों में से जिस राजनीतिक दल को सर्वाधिक मत प्राप्त होते हैं वह सत्तापक्ष कहलाता है। यानी कि 50% से एक वोट अधिक। यहाँ हम समझने के लिए यह मान लेते हैं कि किसी देश की व्यवस्थापिका में 100 सदस्यों वाली व्यवस्थापिका है। 100 सदस्यों वाली इस व्यवस्थापिका में किसी राजनीतिक दल को 50% प्लस 1 वोट अर्थात यदि 51 या उससे अधिक वोट मिलेंगे तो वह कहलाएगा सत्तापक्ष। यहाँ हम आधे से अधिक को इस तरह से हमने ये दर्शाने का प्रयास किया है। सत्तापक्ष के पास अधिक संख्या होती है, आधे से अधिक संख्या वाले ये सत्तापक्ष जो है वो सरकार का निर्माण करते हैं और जो कम संख्या अल्पमत जो है वो विपक्ष में बैठता है और वो सरकार के कार्यों की निगरानी करता है, सरकार के कार्यों की आलोचना करता है। यह जो सत्तापक्ष है संसदात्मक शासन में, यह हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये इस बड़े गोले के भीतर एक छोटा गोला दर्शाया है। यह छोटा गोला जो है इसे हम कहेंगे कार्यपालिका। कार्यपालिका और जो बड़ा गोला है वो है व्यवस्थापिका। अर्थात संसदात्मक शासन में व्यवस्थापिका के एक छोटी समिति के रूप में कार्यपालिका होती है। अब यह कार्यपालिका, इसके सदस्य कौन होंगे? क्योंकि यहाँ पर हमने इसको भीतर दर्शाया है, इसका अर्थ ये है कि व्यवस्थापिका के सत्तापक्ष के जो जीते हुए सदस्य होते हैं उन सदस्यों में से ही कार्यपालिका का चयन किया जाता है। यानी कि ये जो प्रतिनिधि चुन करके आए हैं, जो व्यवस्थापिका के आम चुनाव में जीत कर आए हैं, उन जीते हुए प्रतिनिधियों में से ही इस कार्यपालिका का चयन किया जाता है। कार्यपालिका के रूप में होते हैं प्रधानमंत्री,
और उस प्रधानमंत्री के द्वारा अपनी एक सहयोगियों की टीम बनाई जाती है, उसे कहते हैं मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद जो है वो वास्तविक कार्यपालिका है, और ये जो कार्यपालिका है, ये प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, ये ही व्यवस्थापिका के भीतर कार्यपालिका के रूप में कार्य करते हैं और अपने कार्यों के लिए इस व्यवस्थापिका के प्रति पूरी इस व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यहाँ पर हम एक और ये जो एक चित्र देख रहे हैं, ये है राष्ट्रपति या देश का प्रधान। ये राष्ट्रपति भी हो सकता है यदि चुनी हुई सरकार है, चुना हुआ यदि गणतंत्र है, और ये यदि राजतंत्र है तो यहाँ पर राजा या रानी भी यानी कि वंशानुगत प्रधान भी हो सकता है। ब्रिटेन के केस में यहाँ पर रानी है, भारत के केस में यहाँ पर राष्ट्रपति है। ये राष्ट्रपति हम देख रहे हैं कि इस व्यवस्थापिका से जुड़ा हुआ है, अर्थात व्यवस्थापिका राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों से मिलकर के बना है। इस प्रकार से हम जो चीज यहाँ उभर कर आ रही है वो ये है कि व्यवस्थापिका के साथ हमें दो प्रकार की कार्यपालिकाएं हम देख सकते हैं। एक कार्यपालिका जो व्यवस्थापिका से अलग है, ये व्यवस्थापिका का भाग नहीं है किंतु फिर भी व्यवस्थापिका से जुड़ी हुई है। यह कार्यपालिका औपचारिक कार्यपालिका होती है और इसे नाम मात्र की कार्यपालिका भी कहते हैं। यह राष्ट्रपति होता है, यह अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं नहीं करता वरन इस मंत्री परिषद के माध्यम से करता है। इस प्रकार से ये एक बहुत जटिल व्यवस्था समझने के दृष्टिकोण से बन गई है। तो अब तक हमने जो बात समझी है वो ये है कि संसदात्मक शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध होता है। पहली बात, घनिष्ठ संबंध, अर्थात व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका का चयन किया जाता है। यदि कोई मंत्री व्यवस्थापिका का सदस्य नहीं होता है तो अलग अलग देशों में अलग अलग समय में, जैसे भारत में, उसे 6 महीने के अंदर अंदर व्यवस्थापिका की सदस्यता लेनी पड़ेगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि संसदात्मक शासन में दोहरी कार्यपालिका होती है। एक औपचारिक कार्यपालिका जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति, राजा या रानी, और एक वास्तविक कार्यपालिका जो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल होता है। प्रधानमंत्री और ये जो मंत्रिमंडल है जो कि व्यवस्थापिका के भीतर ही है, ये व्यवस्थापिका के प्रति अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं, पूरी व्यवस्थापिका के प्रति। जब तक व्यवस्थापिका का समर्थन इस प्रधानमंत्री को मिलता रहता है तब तक वह अपना कार्य करेगा। जिस दिन व्यवस्थापिका का समर्थन यह खो देगा उस दिन इसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। इस प्रकार से संसदात्मक शासन व्यवस्था में वास्तविक शक्तियां जनता से जो लेकर के आते हैं वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं। जनता के ये सभी प्रतिनिधि मिलकर के व्यवस्थापिका का निर्माण करते हैं और इन जीते हुए व्यवस्थापिका के सदस्यों में से ही एक कार्यपालिका, एक छोटी समिति का निर्माण किया जाता है जो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल होता है। एक अलग औपचारिक प्रधान होता है जिसके नाम से सारे देश का शासन संचालन किया जाता है। इस प्रकार से संसदात्मक शासन की यह महत्वपूर्ण विशेषता उभर कर सामने आई है कि व्यवस्थापिका अधिक महत्वपूर्ण है, वास्तविक शक्तियों की स्वामिनी व्यवस्थापिका है और कार्यपालिका इस व्यवस्थापिका से ही शक्तियां प्राप्त करती है और इसी के प्रति उत्तरदायी होती है। अब हम समझने का प्रयास करेंगे अध्यक्षात्मक शासन को। जिस तरह से हमने संसदात्मक शासन को दर्शाने के लिए यह एक बड़ा हमने सर्कल बनाया और यहाँ पर राष्ट्रपति को इसके साथ जुड़ा हुआ किंतु इससे अलग दर्शाया है। ये कार्यपालिका है, ये प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, ये संसदात्मक शासन, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
अब हम प्रेसिडेंशियल का अध्यक्षात्मक शासन को देखते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे इन दो गोलों के माध्यम से। ये व्यवस्थापिका है, अध्यक्षात्मक शासन में ये है व्यवस्थापिका और ये है कार्यपालिका। इन दोनों गोलों के हिसाब से हमें ये जो बात समझनी है वो ये है कि किसी भी अध्यक्षात्मक शासन में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका इन दोनों का आपसी संबंध नहीं होता। ये दोनों सेपरेट हैं, इसके सदस्य नहीं हो सकते और जो कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका की सदस्यता नहीं हो सकती। यानी कि जो हमने संसदात्मक शासन में समझा उसका बिल्कुल उल्टा हम यहाँ देख रहे हैं। संसदात्मक शासन में कार्यपालिका व्यवस्थापिका का ही एक भाग है, उसी के भीतर वो सदस्य के रूप में हमेशा रहते हैं। लेकिन यहाँ पर इन दोनों का जो साइज है वो उनकी शक्तियों का प्रतीक है, अर्थात शक्तियों के दृष्टिकोण से व्यवस्थापिका और कार्यपालिका इन दोनों को संविधान के द्वारा बराबर महत्वपूर्ण शक्तियां दी जाती हैं। व्यवस्थापिका कार्यपालिका को नियंत्रित नहीं कर सकती और कार्यपालिका व्यवस्थापिका को नियंत्रित नहीं कर सकते। ये दोनों समानांतर शक्तियों की स्वामिनी होती हैं। व्यवस्थापिका भी सीधे जनता के द्वारा चुनी जाती है और जो कार्यपालिका भी है वो सीधे जनता के द्वारा चुनी जाती है। इन दोनों का कोई आपसी संबंध नहीं होता। व्यवस्थापिका के जो सदस्य हैं वो कार्यपालिका के सदस्य नहीं हो सकते, कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं हो सकते। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर संवैधानिक दृष्टिकोण से संविधान में दी गई सीमाओं के अनुसार एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण तो बना करके रखते हैं, किंतु ये स्वतंत्र शक्तियों के स्वामी होते हैं। संविधान ने इनको अलग शक्तियां दी हैं और इनको अलग शक्तियां दी हैं। इस प्रकार से जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होती है उसमें जो कार्यपालिका है वो होता है राष्ट्रपति। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में सामान्यतः राजा नहीं होता और राष्ट्रपति यानी कि यह एक गणराज्य होता है और जो राष्ट्रपति है वही वास्तविक प्रधान होता है। यहाँ हमने देखा था कि दो प्रकार की कार्यपालिकाएं हैं, दोहरी कार्यपालिका, एक औपचारिक कार्यपालिका राष्ट्रपति और एक वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं होता। संविधान के द्वारा सारी की सारी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित रहती है और यही अपनी शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता है। इस प्रकार से अध्यक्षात्मक शासन में शक्ति विभाजन के सिद्धांत का पूरी तरह से पालन किया जाता है और इन दोनों को एक दूसरे से पृथक और स्वतंत्र रखा जाता है। ये शासन व्यवस्था का जो क्लासिक एग्जाम्पल है वो अमेरिका है, यूएसए है। अब जो तीसरा उदाहरण हमें देखना है वो है तानाशाही शासन व्यवस्थाएं। हमने ये संसदात्मक शासन देखा है, हमने ये अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था देखी है और अब हम देखेंगे तानाशाही, यानी कि एक दल। तानाशाही शासन व्यवस्था में ये जो चित्र बनेगा वो दिखने में लगभग होगा इसी के प्रकार से। यहाँ पर ऊपर हम जो राष्ट्रपति देख रहे हैं वो तानाशाही व्यवस्थाओं में वो राष्ट्रपति नहीं होगा। जो तानाशाही शासन व्यवस्था या जो सर्वाधिकारवादी शासन व्यवस्थाएं होती हैं उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि इनमें एक दल होता है, एक दल प्रधान, एक दलीय सरकारें होती हैं। वहां पर किसी भी दूसरे राजनीतिक दल को पनपने नहीं दिया जाता। ये एक ही दल पूरी सत्ता पर काबिज रहता है, राजनीतिक दल। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, हमने एक बीच में ये जो विभाजन यहाँ संसदात्मक शासन व्यवस्था में ये विभाजन दर्शाता है सत्ता पक्ष को और विपक्ष को।
ऐसा कोई विभाजन हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर एक औपचारिक कार्यपालिका और एक वास्तविक कार्यपालिका देख रहे हैं हम इधर, यहाँ पर हमें वो दिखाई नहीं देती। इस व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि एक ही दल की सत्ता होती है और उसी दल के सभी प्रतिनिधि चुन करके आते हैं, यानी कि व्यवस्थापिका में कोई विपक्ष नहीं होता, पूरा का पूरा सत्ता पक्ष होता है और एक ही दल के सदस्यों से यह व्यवस्थापिका निर्मित होती है और उन्हीं लोगों में से एक कार्यपालिका का चयन किया जाता है। तानाशाही व्यवस्था संसदात्मक व्यवस्था से इस रूप में उल्टी होती है, बिल्कुल उलट होती है, बिल्कुल विपरीत होती है कि जहां संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के पास अधिक शक्तियां होती हैं, व्यवस्थापिका ही शक्तियों की वास्तविक स्वामी होती है, यहाँ पर जो शक्तियां हैं वो व्यवस्थापिका के पास है, किंतु यहाँ पर जो पूरी शक्तियां हैं वो केंद्रीकृत शक्तियां हैं और कार्यपालिका के पास है, यानी कि कार्यपालिका जो है वो वास्तविक शक्तियों की स्वामिनी होती है। यह व्यवस्थापिका इस कार्यपालिका के निर्णयों पर केवल ठप्पा लगाने का काम करती है। कार्यपालिका जो भी निर्णय लेती है, व्यवस्थापिका उन निर्णयों को चुपचाप बिना बहस किए हुए एक अनुगामिनी की तरह, एक रबर की मोहर की तरह व्यवस्था कार्यपालिका के निर्णयों पर ठप्पा लगाती है। और ये जो कार्यपालिका है, ये कार्यपालिका वास्तव में जो एक दल है, और यदि हम बात करें आधुनिक समय में तो साम्यवाद की, तो ये जो साम्यवादी दल है, साम्यवादी दल के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो केंद्रीय जो विशेष लोग हैं, वो ही इस सरकार में रहते हैं। इस प्रकार से तानाशाही व्यवस्थाओं में जो सत्ता की जो वास्तविक स्वामिनी होती है वो एक दल या साम्यवादी पार्टी होती है और कार्यपालिका इसके निर्णयों को केवल लीगलाइज करने के लिए, इसकी तानाशाही को ढकने के लिए, यह दिखाने के लिए कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र का दिखावा करने वाली संस्था होती है वहां पर व्यवस्थापिका। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि 3 प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में जो आपसी संबंध है वो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के आपसी संबंधों के आधार पर तय होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका अधिक महत्वपूर्ण है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों का समान महत्व होता है, किंतु तानाशाही शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अधिक महत्वपूर्ण है और व्यवस्थापिका केवल ठप्पा लगाने वाली एक मोहर है, एक रबर की मोहर की तरह सरकार की तानाशाही को लोकतंत्र के रूप में दिखावा करने की संस्था मात्र है। इस प्रकार से हम सरकार की जो 3 प्रकार हैं, अध्यक्षात्मक, संसदात्मक और तानाशाही शासन व्यवस्थाओं को समझ सकते हैं। धन्यवाद। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन शासन व्यवस्थाओं के जो विभिन्न उदाहरण हैं, ब्रिटेन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और चीन, इनको मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर बबीता जैन। डॉक्टर बबीता जैन इस यूट्यूब चैनल पर इन 5 संविधान के सभी महत्वपूर्ण वीडियोस आपको वहां पर उपलब्ध हो सकेंगे। आप उस यूट्यूब चैनल को जाइए, उसको सब्सक्राइब करके, और वहां पर आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो की सीरीज में मैं आगे ब्रिटेन और अमेरिका के कुछ वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। धन्यवाद। आपके सुझाव जो हैं आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।